Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 9, chapter number 10, Congruent Triangles. मैं आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक के चैप्टर्स जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ उस तरह से ही करवाऊँगा, लेकिन बीच में जो थ्योरम्स के चैप्टर हैं उनको भी साथ साथ हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, ताकि कुछ पोर्शन आपका अलजब्रा से और कुछ पोर्शन आपका थ्योरम्स वाले चैप्टर्स में से कवर होता रहे। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि आपको साथ साथ चैप्टर नंबर 10, 11, 12 ये जो थ्योरम्स के जितने भी चैप्टर्स हैं 10 से लेकर 16 तक के, ये सारे भी साथ साथ कवर करवाऊँगा, और साथ साथ जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं यानी चैप्टर नंबर 1 कवर होने के बाद 2, 3, 4 एंड सो ऑन, वो अप टू 8 चैप्टर वो भी कवर किए जाएंगे। तो आज के हमारे इस चैप्टर नंबर 10 के फर्स्ट टॉपिक में यानी थ्योरम्स के चैप्टर का बिल्कुल जो पहला लेक्चर है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जो आपकी बेस बनाएगा थ्योरम्स के रिलेटेड। अगर आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से सुने, अंडरस्टैंड करें, इसको समझें, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट अबाउट थ्योरम्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दिस लेक्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर टू अंडरस्टैंड थ्योरम्स। तो देखिए कि सबसे पहले हम जो चैप्टर नंबर 10 में कवर करेंगे वो ट्रायंगल पर रिलेटेड थ्योरम्स को डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हम मेनली अपने सारे थ्योरम्स जो हैं वो ट्रायंगल पर डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड थ्योरम्स वगैरह को पढ़ेंगे। कुछ हद तक हम पैरेललोग्राम्स पर भी डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पर भी डिस्कशन करेंगे, और इस तरह से हम इन तमाम थ्योरम्स को यानी ट्रायंगल पर बेस्ड जो थ्योरम्स हैं इनको 9th क्लास के अंदर कवर करेंगे, जिसके अंदर हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट बिहेवियर्स को डिस्कस करना होगा। और उसके बाद SSC 2 के कोर्स में सर्कल्स पर डिस्कशन की जाएगी। तो हम अपने आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि 2 फिगर्स कब सिमिलर कहलाएंगी और कब 2 फिगर्स ऑन कंपैरिजन कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से पहले तो समझ लेते हैं। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी स्टूडियो में जाकर ये कहते हैं कि मेरी 2 पिक्चर्स, 2 स्नैप्स लें, जिसमें से एक का साइज़ पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए और एक पिक्चर मुझे रिक्वायर्ड है थंब साइज़ की। तो आप देख रहे हैं कि दोनों पिक्चर्स आपकी ही पिक्चर्स हैं, लेकिन एक पिक्चर छोटी है और एक पिक्चर बड़ी है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वो पिक्चर बड़ी पसंद आ जाती है और आप बाय द वे कहते हैं कि जी इसी पिक्चर को इनलार्ज करके मैं फ़ोटो फ्रेम अपने कमरे में लगाना चाहता हूँ, तो आप कहेंगे कि मेरी इसी पिक्चर को इनलार्ज करके और एक फ्रेम साइज़ का बना दो। तो अब आपकी ये जो 3 पिक्चर्स थी, इन तीनों में शेप सेम थी लेकिन साइज़ डिफरेंट था। तो ऐसी फिगर्स, ऐसी 2 या 2 से ज़्यादा फिगर्स ऑन कंपैरिजन अगर हम देखें कि जिनकी शेप बिल्कुल सेम हो लेकिन साइज़ बड़ा या छोटा हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, तो ऐसी 2 फिगर्स कहलाएंगी कि वो सिमिलर फिगर्स हैं। अब हम अगर देखें कि व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, 2 फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं, तो जब उनकी शेप भी सेम होती है और साइज़ भी सेम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आपके स्कूल में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि आपने एडमिशन फॉर्म पे अपनी पासपोर्ट साइज़ 3 पिक्चर्स लगानी है। तो अब जो तीनों पिक्चर्स होंगी उनकी शेप भी सेम होगी और उनका साइज़ भी सेम होगा। मतलब है कि वो आपकी पिक्चर्स हैं, तो आपका जो एक पिक्चर में शेप आ रही है, आपकी नोज़, आपकी आइज़, आपकी जो फेशियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी जो एक पिक्चर में हैं, एज़ इट इज़ वही सब कुछ सेकंड पिक्चर में है और वही थर्ड पिक्चर में है। तो इट मीन्स कि ये सारी पिक्चर्स शेप में भी सेम है और फिर साइज़ में भी सेम है, क्योंकि सब पासपोर्ट साइज़ हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 2 फिगर्स अगर सेम इन शेप एंड सेम इन साइज़ हों तो वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, जबकि अगर 2 फिगर्स सेम इन शेप तो हों लेकिन साइज़ बड़ा या छोटा हो सकता है, जैसा कि थंब साइज़ पिक्चर ली है, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर ली है, फिर आपने एक फ्रेम के लिए पिक्चर ली है, फिर आपने कोई पैनाफ्लेक्स पे बहुत बड़ी पिक्चर अपनी ही वही पिक्चर आपने लगानी थी तो और इनलार्ज कर दी है, आपने किसी प्रोजेक्टर पे अपनी पिक्चर को लगा दिया उसी पिक्चर को। तो ये अब क्या हो रहा है कि शेप बिल्कुल सेम रह रही है सब पिक्चर्स में, लेकिन सब पिक्चर्स में साइज़ डिफरेंट होता जा रहा है। तो आप इस चीज़ को कहते हो कि फिगर्स आर सिमिलर
they are not congruent. So what is the difference between congruency and similarity? इस difference को हम इस तरह से define करते हैं कि two figures are said to be similar if they are same in shape but not necessarily of the same size. लेकिन अगर congruent figures की बात की जाए तो two figures are said to be congruent if they have same shape and same size. दोनों की शेप भी सेम, साइज़ भी सेम, तो कॉन्ग्रुएंट है. शेप तो सेम लेकिन साइज़ हो भी सकता है सेम हो और हो सकता है ना भी सेम हो. हर केस में वो सिमिलर फिगर्स होंगी. हमारा आज का टॉपिक है कि हमने प्रीलिमिनरीज़ को डिस्कस करना है थ्योरम्स की, यानी एक बेस बनानी है थ्योरम्स के हवाले से, जो उसके लिए हमें तमहीद, जो एक बेस बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है, हम आज के इस लेक्चर में उस तमाम चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे. तो देखिए कि हमारे चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो हमने ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी पर ज़ाहिर है कि डिस्कशन करनी है. तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कब कहलाएंगे और सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, और इसके अलावा 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस क्या होती है, SAS पोस्टुलेट किसे कहते हैं, ये तमाम बेसिक्स जो हैं वो आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो देखिए कि आपके पास अगर ये 3 ट्रायंगल्स हैं ABC, DEF और XYZ, तो आप इनमें देख रहे हैं कि इन तीनों ट्रायंगल्स की शेप सेम है, लेकिन इन दो का साइज़ भी सेम है, जबकि इन दो को अगर देखा जाए तो इनका साइज़ डिफरेंट है. शेप तो सेम है, यानी कि ये तीनों ट्रायंगल्स हैं, ये तीनों राइट ट्रायंगल्स हैं, लेकिन क्या फ़र्क है कि इन दो ट्रायंगल्स की शेप सेम है लेकिन साइज़ डिफरेंट है, जबकि इन दो ट्रायंगल्स का शेप भी और साइज़ भी बिल्कुल एक जैसा है. तो ऐसे ट्रायंगल्स जो कि सेम शेप और सेम साइज़ रखते हों वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाते हैं, और जो ट्रायंगल्स सेम शेप तो रखते हों लेकिन साइज़ बड़ा या छोटा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, वो सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाते हैं. सो अब हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में फॉर्मली अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. तो हम सबसे पहले इस बात को स्टार्ट करते हैं कि दो ट्रायंगल्स को हम कंपेयर कैसे करेंगे, और कंपैरिजन के बाद ये कैसे कहेंगे कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं या वो कॉन्ग्रुएंट हैं, या ना तो वो सिमिलर हैं और ना ही कॉन्ग्रुएंट हैं. तो सबसे पहले आपको कोरेस्पोंडेंस ड्रॉ करनी पड़ेगी. सो हम कोरेस्पोंडेंस ड्रॉ करना सबसे पहले सीखते हैं. देखिए जी, लेट्स सपोज आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं ABC और DEF. तो अब अगर आप ये देखिए तो इन दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करने के लिए आपके पास ये 6 चॉइसेस हैं. आप इनको कहते हैं कि हम 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस ड्रॉ कर रहे हैं बिटवीन साइड्स एंड वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल. ये जो एंड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल कहलाते हैं ये वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल हैं, और ये जो साइड्स हैं AB और DE हम इन्हें साइड्स ऑफ द ट्रायंगल कहेंगे. अब देखिए, तो अगर हम ABC ट्रायंगल और DEF ट्रायंगल को कंपेयर कर रहे हैं, इस साइन को हम 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस बोलते हैं, या अगर हम कहें कि ट्रायंगल ABC कोरेस्पॉन्ड्स टू ट्रायंगल DEF. तो अगर ये कोरेस्पोंडेंस सेलेक्ट की जाए तो इस कोरेस्पोंडेंस में एंगल A एंगल D को रेस्पॉन्ड कर रहा है, एंगल A कोरेस्पॉन्ड्स टू एंगल D, एंगल B कोरेस्पॉन्ड्स टू एंगल E, एंगल C कोरेस्पॉन्ड्स टू एंगल F. इसके बाद साइड्स की बात करें तो AB साइड ऑफ द ट्रायंगल को हम ऐसे डिनोट करेंगे, AB साइड कोरेस्पॉन्ड्स टू DE साइड, BC साइड कोरेस्पॉन्ड्स टू EF साइड, AC साइड कोरेस्पॉन्ड्स टू DF साइड. अब अगर आप देखिए तो मैं CA करूं, CA साइड, तो FD लिखूंगा, वो ज़्यादा सूटेबल है. CB तो FE, BA तो ED. सो ये 3 साइड्स और ये 3 एंगल्स एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग इनके दरमियान आप ड्रॉ कर रहे होंगे अगर आप इस चॉइस को लेते हैं. तो अब अगर आप इस चॉइस को लेते हैं तो एंगल A अगेन एंगल D को रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसी तरह से एंगल C एंगल F को और एंगल B एंगल E को. तो ये कोरेस्पोंडेंस जो है इन 6 में से आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कंपैरिजन के लिए साइकिल आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ABC से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको इधर से DEF लेना पड़ेगा. तो AD को रिस्पॉन्ड करेगा, BE को रिस्पॉन्ड करेगा और CF को रिस्पॉन्ड करेगा. इसी तरह ये साइड इस साइड को रिस्पॉन्ड करेगी, ये वाली साइड इस वाली साइड को रिस्पॉन्ड करेगी और ये वाली साइड इस वाली साइड को रिस्पॉन्ड करेगी. अगर आप ये कहते हो कि मैं
स्टार्ट 90 डिग्री से लेता हूँ और कहता हूँ BCA, तो इसकी कोरेस्पॉन्डेंस इससे आप EFD के लिहाज से लेंगे। अगर आप कहते हैं नहीं मैं C से स्टार्ट करता हूँ, साइकिल उल्टा कर देता हूँ, यानी CBA ट्राइंगल, तो आप इधर से लिखेंगे FED ट्राइंगल। अगर आप कहते हैं नहीं मैं CAB लिखता हूँ, तो यहाँ से आप FDE लिखेंगे। तो इन डिफरेंट ऑप्शंस में से आप कोई भी एक कोरेस्पॉन्डेंस ले सकते हैं, लेकिन राइट कोरेस्पॉन्डेंस का ड्रॉ करना ज़रूरी है। यानी मिसाल के तौर पर आप ट्राइंगल BCA इसके साथ कंपेयर करते हुए ट्राइंगल DEF कहना शुरू कर दें, यानी B को D रिस्पॉन्ड कर रहा है, C को F कर रहा है, तो ये कोरेस्पॉन्डेंस फिर ठीक नहीं रहेगी। B को अगर D कर रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये 90 है, इसको 90 रिस्पॉन्ड करेगा, ये एक्यूट एंगल है, इसको एक्यूट एंगल रिस्पॉन्ड करेगा, और इसी तरह से A एंगल को D एंगल रिस्पॉन्ड करेगा। तो अगर आप BCA कहते हैं तो EFD कहना पड़ेगा, और अगर आप CBA कहते हैं तो आपको FED कहना पड़ेगा। तो इस तरह से इन डिफरेंट 6 ऑप्शंस में से आप कोई एक ऑप्शन को पिक करो, तो उसमें राइट कोरेस्पॉन्डेंस इस तरह से ड्रॉ की जाएगी कि ये वाली साइड फिर इसको रिस्पॉन्ड करनी चाहिए, ये साइड इसको रिस्पॉन्ड करनी चाहिए, और ये साइड इस साइड को रिस्पॉन्ड करनी चाहिए। और सिमिलरली ये एंगल A एंगल D को, एंगल B एंगल E को, और एंगल C एंगल F को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। सो इस कोरेस्पॉन्डेंस के थ्रू मैंने ये 3 एंगल्स और ये 3 साइड्स की कोरेस्पॉन्डेंस ड्रॉ की है। दिस इज़ कॉल्ड 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। अब देखिए तो हम इसके आगे इस डिस्कशन को लेकर चलते हैं। तो अब देखिए कि हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल को डिस्कस करते हैं कि व्हेन 2 ट्राइंगल्स ऑन कंपैरिजन दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए कि 2 ट्राइंगल्स तब कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं जब अगर हम उनके दरमियान इस तरह से कोरेस्पॉन्डेंस ड्रॉ करें और इसके रिज़ल्ट में एंगल A कॉन्ग्रुएंट हो एंगल D के, यानी एंगल A और D की मेजरमेंट बिल्कुल एक जैसी हो। इसी तरह से एंगल B कॉन्ग्रुएंट हो एंगल E के, और इसी तरह से एंगल C कॉन्ग्रुएंट हो एंगल F के, यानी तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों। और फिर जब हम साइड्स को कंपेयर करें तो साइड AB कॉन्ग्रुएंट हो साइड DE के, इसी तरह से साइड BC कॉन्ग्रुएंट हो EF के, और साइड AC कॉन्ग्रुएंट हो DF के। यानी अगर 2 ट्राइंगल्स ऑन कंपैरिजन ये 6 कंडीशंस सेटिस्फाई कर लेते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। सो 2 ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं? जब उनके तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और उनकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें, जो कि डिस्कशन हमने 14 चैप्टर में करनी है, लेकिन बाय द वे मैं आपको यहाँ पर जस्ट एक क्योंकि इंट्रोडक्शन दिया था सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का, तो उसमें मैं आपको बाय द वे एक बात बताता चलूँ कि 2 ट्राइंगल्स अगर ऑन कंपैरिजन उनके एंगल्स बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हों, साइड्स कॉन्ग्रुएंट हों या ना हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 ट्राइंगल्स सिमिलर कहलाएंगे। वंस अगेन 2 ट्राइंगल्स तब सिमिलर कहलाएंगे जब उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, साइड्स कॉन्ग्रुएंट हों या ना हों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइड्स प्रोपोर्शनल ज़रूर होंगी, यानी उनकी रेशोज़ लेंगे तो वो रिज़ल्ट सेम आएगा। बहरहाल वो डिस्कशन हम 14 चैप्टर में करेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पर ये देखते हैं कि 2 ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। 2 ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं? जब उनके तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों और तीनों कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हों, तब 2 ट्राइंगल्स कहलाएंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर आप कोई से 2 ट्राइंगल्स को ये प्रूव करना चाहें कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो आपको ये 6 बातें प्रूव करनी पड़ेंगी। पहली 3 बातें कि उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके और ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो। अगली 3 बातें ये कि उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड ये इसके और ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो। तो अगर ये 6 चीज़ें आप चेक करें और आप ये प्रूव कर सकें कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं, तो फिर आप ये स्टेटमेंट देंगे कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब ऑन दी अदर हैंड, मैं अगर आपको ये कहूँ कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये मैंने आपको बता दिया, इट मीन्स कि दिस इज़ गिवन दैट ट्राइंगल PQR इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ, तो फिर याद रखिए कि एंगल P कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल X के, एंगल Q कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल Y के, एंगल R कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल Z के। सिमिलरली साइड PQ
कॉन्ग्रेंट होगी साइड एक्स वाई के, साइड क्यू आर कॉन्ग्रेंट होगी साइड वाई जी के, और साइड पी आर कॉन्ग्रेंट होगी साइड एक्स जी के। इट मीन्स कि अगर आपको कॉन्ग्रेंट होने के बारे में इंफॉर्मेशन पहले दे दी जाए कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, तो आप इस इतनी सी बात से ये 6 चीज़ें खुद डिड्यूस कर लोगे, खुद अखज़ कर लोगे कि ये दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट हैं और उनकी तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रेंट हैं। और अगर आप ये चीज़ प्रूव कर लो कि तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, तो फिर आप ये कह सकते हो कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स कॉन्ग्रेंट हैं। अब हम एक पोस्टुलेट की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ पोस्टुलेट एंड व्हाट इज़ थ्योरम? देखिए, एक ऐसी स्टेटमेंट कि जिसका प्रूफ तो एग्जिस्ट ना करता हो, लेकिन उसको सपोज किया जाए कि वो है, ट्रू है, यानी अ स्टेटमेंट विदाउट प्रूफ बट सपोज टू बी ट्रू इज़ कॉल्ड अ पोस्टुलेट। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम तस्लीम कर लें कि वो ट्रू है, लेकिन हम उसे साबित ना कर सकते हों, उसको हम पोस्टुलेट कहते हैं। और अगर एक ऐसी स्टेटमेंट कि जिसको थ्रू लॉजिकल रीजनिंग प्रूव किया जा सके, कोई ना कोई थ्योरी दी जा सके उसको प्रूव करने के हवाले से, तो हम ऐसी स्टेटमेंट को थ्योरम कहते हैं। सो हमने पोस्टुलेट को पहले यहाँ पर, मैं एक पोस्टुलेट आपको बता रहा हूँ, यानी एक ऐसी स्टेटमेंट जिसका प्रूफ तो नहीं है लेकिन ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, हम इसे पोस्टुलेट का नाम दे रहे हैं। सो ये पोस्टुलेट मैं इनिशियली आपको यहाँ पर बता रहा हूँ और इस पोस्टुलेट को यूज़ करते हुए डिफरेंट थ्योरम्स को प्रूव करूँगा और उन थ्योरम्स के प्रूफ्स में लॉजिक देने के लिए मैं इस पोस्टुलेट को यूज़ करूँगा जो अभी हम पढ़ने लगे हैं। तो अब देखिए जी, पोस्टुलेट है SAS पोस्टुलेट, यानी साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ये पोस्टुलेट ये कहता है कि अगर आप इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना चाहते हैं, तो आप जानते हैं, देखिए कि अदर देन दिस पोस्टुलेट आप ये जानते हैं कि अगर हम दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करके और उन्हें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना चाहें तो हमें 6 बातों को प्रूव करना पड़ेगा। पहली बात कि एंगल A एंगल X के कॉन्ग्रेंट है, दूसरी बात एंगल B एंगल Y के कॉन्ग्रेंट है, और तीसरी बात एंगल C एंगल Z के कॉन्ग्रेंट है। उसके बाद हमें साइड्स पर 3 बातों को फिर प्रूव करना पड़ेगा। ये प्रूव करना पड़ेगा कि साइड AB साइड XY के कॉन्ग्रेंट है, साइड BC साइड YZ के कॉन्ग्रेंट है, और साइड AC साइड XZ के कॉन्ग्रेंट है। तो अगर ये 6 बातें हम प्रूव कर लेते हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल XYZ। लेकिन अब ये पोस्टुलेट ये कहता है कि बजाय, अगर आप किसी केस में ये 6 चीज़ें प्रूव नहीं कर सकते, आप सिर्फ 3 बातें प्रूव कर दो। कौन कौन सी? कोई सी 2 साइड्स अपनी मर्ज़ी की कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लो और उनके दरमियान का एंगल, यानी उनका इंक्लूडेड एंगल अगर आप कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लो, तो रिमेनिंग 3 जो बच जाएंगी उनको चेक करने या उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। बाय यूजिंग दिस SAS पोस्टुलेट आप ये कह सकते हो कि वो 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे। यानी कहने का मकसद ये है कि मिसाल के तौर पर आप कहते हो मैंने ये प्रूव कर लिया कि AB XY के कॉन्ग्रेंट है, मैंने ये भी प्रूव कर लिया कि BC YZ के कॉन्ग्रेंट है, यानी 2 साइड्स कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गई हैं, कोरस्पॉन्डिंग 2 साइड्स। अब अगर हम कहते हैं कि एंगल B जो कि इन 2 साइड्स के बीच में आ रहा एंगल है, यानी इंक्लूडेड एंगल है, अगर आप इस B एंगल को इस इंक्लूडेड एंगल Y के कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लेते हो, तो फिर आपने ये चेक नहीं करना कि AC XZ के कॉन्ग्रेंट है या नहीं है, आपने ये भी चेक नहीं करना कि एंगल A एंगल X के कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है, और आपने ये भी चेक नहीं करना कि एंगल C एंगल Z के कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है। आपने सिर्फ 3 बातें चेक करनी है, वो ये कि ये साइड इसके कॉन्ग्रेंट है, ये साइड इसके कॉन्ग्रेंट है, और इनका इंक्लूडेड एंगल अगर आपस में कॉन्ग्रेंट है तो SAS पोस्टुलेट के मुताबिक ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। अब लाजमी नहीं है कि यही 2 साइड्स हों। मिसाल के तौर पर आप अगर ये प्रूव कर लें AB साइड XY के कॉन्ग्रेंट है,
और आप ये प्रूव कर लें कि ए सी साइड एक्स सी के कॉन्ग्रेंट है, ये दो साइड्स कॉन्ग्रेंट हैं, तो अब इनका इंक्लूडेड एंगल, इन दो साइड्स के बीच का एंगल ये है। फिर एंगल ए को एंगल एक्स के कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लें। यानी अगर हम यहाँ पर कोरेस्पॉन्डेंस ड्रॉ करें ट्राइंगल ए बी सी की ट्राइंगल एक्स वाई जी के साथ, और हम किसी तरह से मिसाल के तौर पर ये प्रूव कर लें कि ए बी कॉन्ग्रेंट है एक्स वाई के, इसी तरह से ए सी कॉन्ग्रेंट है एक्स जी के, तो ए सी और एक्स जी को कॉन्ग्रेंट हमने प्रूव कर लिया, ए बी और एक्स वाई को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया। तो अब इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल ये एंगल ए है और इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल एक्स है। तो अगर हम एंगल ए को एंगल एक्स के कॉन्ग्रेंट किसी तरह से प्रूव कर लें तो ओवरऑल हमने तीन बातें प्रूव की हैं। दो साइड्स प्रूव की हैं कि वो कॉन्ग्रेंट है और एक एंगल प्रूव किया है कि वो कॉन्ग्रेंट है। तो अगर ये तीन हम प्रूव कर लेते हैं चीज़ें और बाकी तीन को हम चेक ही नहीं करते कि वो कॉन्ग्रेंट हैं या नहीं, तो SAS पोस्टुलेट कहता है कि ये सफिशेंट है ये प्रूव करना, और आप इन तीन चीज़ों को चेक करके ये रिज़ल्ट दे सकते हो कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल एक्स वाई जी के। आई थिंक आपको ये SAS पोस्टुलेट की समझ आ रही है। वंस अगेन अगर मैं बात करता हूँ मिसाल के तौर पर, कोई किसी केस में आप ये प्रूव कर सको कि बी सी वाई जी के कॉन्ग्रेंट है और मिसाल के तौर पर ए सी एक्स जी के कॉन्ग्रेंट है, तो उनका इंक्लूडेड एंगल सी और एंगल जी होगा। ये दोनों एंगल्स भी अगर आप कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लो तो बाकी तीन चीज़ों को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये डायरेक्टली कह सकते हो यूजिंग SAS पोस्टुलेट कि वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। सो वंस अगेन हम इस चीज़ पर आते हैं कि जब ज़ाहिर है कि हमें रीजनिंग देनी है और डिफरेंट थ्योरम्स को प्रूव करना है कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं या नहीं हैं, तो उस वक्त हम इस पोस्टुलेट को बार बार यूज़ करेंगे। ये पोस्टुलेट आपके माइंड में अच्छी तरह से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वंस अगेन मैं इस चीज़ को समराइज़ इस तरह से करता हूँ कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास और आप उन्हें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना चाहते हैं तो आप 6 चीज़ें चेक करेंगे कि वो कॉन्ग्रेंट हैं। अगर वो 6 कॉन्ग्रेंट हैं तो फिर आप ये कह सकते हो कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। लेकिन SAS पोस्टुलेट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप 6 की बजाय 3 चीज़ें प्रूव कर लें। कोई सी दो साइड्स और उन साइड्स के बीच में आने वाला एंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो बाकी की 3 चीज़ें, यानी क्या क्या बच जाता है, 2 एंगल्स बच जाते हैं और एक साइड बच जाती है। ये 3 चीज़ें चेक न करें आप फिर भी कह सकते हैं कि वो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। हम इस पोस्टुलेट को बार बार यूज़ करेंगे अपने थ्योरम्स में। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से आई थिंक के अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब इसके बाद एक दो प्रॉपर्टीज़ और करते हैं कि अब देखिए कि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल XYZ के कॉन्ग्रेंट है, तो याद रखिए कि फिर ट्राइंगल XYZ कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ABC के। मतलब अगर ये उसके कॉन्ग्रेंट है तो वो लाजमी तौर पर इसके कॉन्ग्रेंट होगा। ये एक चीज़ आप माइंड में रखेंगे। उसके बाद अगर एक ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है किसी ट्राइंगल XYZ के और ट्राइंगल XYZ कॉन्ग्रेंट है किसी ट्राइंगल PQR के, ये इसके कॉन्ग्रेंट है और ये XYZ आगे से PQR के कॉन्ग्रेंट है, तो याद रखिए ABC PQR के कॉन्ग्रेंट होगा, यानी ABC ट्राइंगल फिर कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल PQR के। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आप माइंड में रखेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कि जिसमें हमने एक बेस को सेट किया ये कंप्लीट होता है। आने वाले लेक्चर्स में हम चैप्टर नंबर 10 के फर्स्ट थ्योरम को स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर इस SAS के कॉन्सेप्ट को और ये कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स को और इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को जो हमने लर्न किए हैं इस लेक्चर में, हम इनको यूज़ करते हुए थ्योरम नंबर 10.1 को प्रूव करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। अगर आप लोगों को ये वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इस चैनल को पहुँचाएँ ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट हासिल कर सकें और ऐसे स्टूडेंट्स जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं वो तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट ये तमाम लेक्चर्स अंडरस्टैंड कर सकें, सुन सकें और समझ सकें। आप लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा कि अगर आप इन चीज़ों को मैक्सिमम शेयर करते हैं तो आप उन स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकेंगे बाय शेयरिंग, ताकि वो तमाम स्टूडेंट्स जो डिज़र्व करते हैं इन चीज़ों को समझना और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो भी इन तमाम चीज़ों को
सुन लेंगे और किसी का भला हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।